अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लाहौर में जलसा करने में कामयाब होगी, लेकिन ये जलसा इस्लामाबाद से ज़रा मुख्तलिफ था क्योंकि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दोनों ने एक दूसरे से ताउन किया। आने वाला हफ्ता मुल्क की सियासत में खासा अहम है। बहुत से सियासी, मुआशी और अदालती महाजों पर खासी डेवलपमेंट होने वाली है। बहुत सी खबरें, अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं कि इन महाजों पर हुकूमत और अपोजिशन बहुत कुछ करने वाली है। इन तमाम इशूज़ के ऊपर आज हम बात भी कर लेंगे और उसके साथ ये भी जानेंगे कि इनके मुल्क की सियासत पर असरात क्या होंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। आमिर राना साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अजहर सदीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हसन रज़ा पाशा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सदीक साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। ये बताइएगा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को लेकर आपने जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ रब्ता कर लिया है। ये जो ऑर्डीनेंस है पहले बड़े अच्छे थे जब आपकी दौर हुकूमत था, अब इस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात है आप लोगों को? बहुत शुक्रिया आरिन जी। मैं बहसियत वकील, मैं तो ऑर्डिनेंस को कभी पसंद ही नहीं किया। और अभी आप इस हुकूमत का एक वतीरा चला आ रहा है, यानी अभी आपको याद होगा इलेक्शन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, और वो आसफ जरदारी साहब मुल्क से बाहर चले गए, पीछे यूसुफ गिलानी ने इलेक्शन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के बाद नैब ऑर्डिनेंस 14 दिन से 40 दिन का रिमांड सिर्फ इमरान खान के लिए, और कोई वजह नहीं है। जो अब वाला तरमीमी ऑर्डिनेंस का मकसद भी ये है, आर्टिकल 63A, यानी आर्टिकल 63A की नजरसानी ले जी, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं। और दूसरी बात मैं आपके सामने रखूं, मुझे समझना बात है ना कि आप ऑर्डिनेंस, यानी पीछे पार्लियामेंट रही, जब पार्लियामेंट आईनी तरमीम के लिए बैठी थी, जब देखा मतलूबा तादाद नहीं है और भाग गए। और भैया आपको ये अगर ये कोई कानून पास करना था तो उस वक्त आपने पूरी स्टैंड बाई की हुई थी, सारे इकट्ठे रखे हुए थे, घर जाएगा कोई नहीं, छांगा मांगा बनाया हुआ था, नेशनल असेंबली को भी और सेनेट को भी, तो पास कर लेते आप नहीं किया। और इस वक्त यानी ये सिर्फ ऑर्डिनेंस 3 मकासद में। एक तो बड़ी वाज़ेह बात है कि जो हमारी बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, सबका मुतालबा था कि चीफ जस्टिस के पास सारे इख्तियारात नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सीनियर 3 मोस्ट जस्टिस, तो अब फिर क्या किया, चीफ जस्टिस ने बनाना है तो तीसरा बंदा भी ना रखे ना, फिर रखने की क्या जरूरत है, छोड़े उसके बगैर आ जाए, पहले जो तरीकाकार था। तो आपने ये तो एक तो डिस्क्रिप्शन चीफ जस्टिस को फिर दे दी है, और फिर हम ख्याल बेंच और ये सारा कुछ होगा। दूसरा जो पॉइंट है, जो बाकी सेक्शन ऐड किए हैं, वो कहेंगे अगर आर्टिकल 184(3) के तहत लाना है, पहले जुरिसडिक्शन तय करनी है, फिर ये कर। भाई आप कौन होते हैं रेगुलेट कराने वाले? आपका क्या ताल्लुक इस बात से? हमेशा कोर्ट अपना प्रोसीजर खुद रहा है। और मैं पहले भी इस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मैंने किया था उस वक्त भी। मैं आज भी समझता हूं आर्टिकल 191 के तहत ये सारे इख्तियारात इस्तेमाल होने चाहिए। ये बिल्कुल जो तरीकाकार अपनाया गया है, ये ना सिर्फ आइन को तोड़ा है, हमारी अगर फेडरल लेजिस्लेशन को भी देखें, मैं आज भी समझता हूं कि उस जजमेंट को रिव्यू होना चाहिए। ये इख्तियार आज भी चीफ जस्टिस के पास ही होना चाहिए कि चीफ जस्टिस अपना अगर नहीं करना चाहते, अगर आप, और लेकिन आपने अब जो तरीका इख्तियार किया है इससे बेहतर वही है। वरना तो आप जो इस पर जजमेंट आ चुकी हैं, चीफ जस्टिस के पास 6 से लेकर 8 तक बनाए, जो पूरा प्रोसीजर है वो अदालत का चलाए। लेकिन आपके दौर हुकूमत में कौमी सेहत के लिए इसकी अफादियत जो है बयान की जाती थी, लेकिन अभी आप ऑर्डिनेंस के जो है वो खिलाफ हैं, अदालत भी चले गए हैं। पाशा साहब, आपको क्या लगता है ये हाई कोर्ट में ये उड़ जाएगा पूरा मामला, के सस्टेन करेगा? देखें निज़ामी साहब, जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 अभी मशावती अमल से गुजर रहा था, तो आजम नज़ीर तारड़ साहब फेडरल लॉ मिनिस्टर ने पाकिस्तान बार काउंसिल को ऑन बोर्ड लिया। 2 मीटिंग्स हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में हुई और एक पार्लियामेंट हाउस में हुई। वहाँ पे हमने कुछ अपनी तजावीज़ दी और उन्होंने तस्लीम करते हुए वो तजावीज़ उस एक्ट में डाली। और मैं समझता हूँ कि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है वो बिल्कुल अवाम की उमंगों का तर्जमान था और बार एसोसिएशन की डिमांड था। अब जो आया है ये ऑर्डिनेंस, एक तो बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस को एतमाद में नहीं लिया गया, और दूसरी बात ये है कि इस पे हमारी रिजर्वेशन है। और आपने देखा होगा कि कल ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल ने बड़ी रिजेंटमेंट शो की है और अपनी तशवीश का इजहार किया है कि ये जो अमेंडमेंट आई है कि अपनी मर्जी का एक जज जनाब चीफ जस्टिस साहब उस कमेटी में रखेंगे, तो ये कोई मुनासिब नहीं है। इस तरह तो जो पहले हम इसका साथ दे रहे थे और कह रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब ने अपने इख्तियारात को डिस्ट्रीब्यूट किया। और आप निज़ामी साहब इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि जब से वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बेंचेस की तश्कील होना शुरू हुई,
उस वक्त से लेके अब तक किसी बेंच पे पब्लिक की तरफ से या किसी फ्री की तरफ से एतराज नहीं आया कि ये बेंच गलत है, जिस तरह के पहले हम ख्याल बेंचेस पे एतराजात आते थे। बेंचेस पे तो नहीं आया, तो लेकिन जजेस पे आता रहा, मतलब इंडिविजुअल जजेस के ऊपर आता रहा। पाकिस्तान तरीके साफ भी करते, लेकिन बेंच के ऊपर नहीं हूं। मैं इंडिविजुअल जजेस की तरफ भी आता हूं कि जब वो अपने आप को पॉलिटिसाइज कर ले या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज उनको पॉलिटिसाइज कर ले, ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चल रही हैं। देखिए, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिशियल पेज पे किसी जज की फोटो आए और उसको ये कहा जाए कि आज का मैन ऑफ द मैच, तो ये कोई मुनासिब नहीं है। हम उस वक्त भी कहते थे कि ये गैर मुनासिब है। आप मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को, आला तरीन अदलिया के जजेस हैं, उनको आप कंट्रोवर्शियल मत बनाएं। उनकी सोच है एक, वो अपने जाविया निगाह से देखते हैं। कल वो जब आपके खिलाफ कोई फैसला देंगे तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये मुनासिब नहीं है। अभी भी मैं ये कहता हूं कि जजेस को ना तो खुद पॉलिटिसाइज होना चाहिए और ना ही उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ मिलाना चाहिए। जजेस का जो इंडिपेंडेंट स्टेटस है वो बरकरार रहे तो इंसाफ के असूल के लिए वो ज्यादा बेहतर है। और जजेस अपने मतलब फैसलों के जरिए बोले, आप ये कह रहे हैं कि अपने फैसलों के जरिए बोले। राणा साहब, जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है, आपको इसका क्या नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हो रहा है कुछ अच्छा नहीं हो रहा। हमारी सुप्रीम कोर्ट बुरी तरह फिर से तकसीम है और उसके अंदर हर जज ज़ाहिर है इंडिपेंडेंट होता है। 17 के 17 जज बराबर हैं और चीफ़ जस्टिस का अलग से वोट तो नहीं होता ना, क्योंकि वो बाकी 16 जजेस की तरह एक ही वोट है फैसला करने में। लेकिन सच्ची बात यह है कि जिस तरह 8 जजों ने 13 रुकनी बेंच में एक पार्टी को मुकम्मल इंसाफ फराहम किया, दूसरी पार्टी का अतर मिनल्ला साहब ने फैसले से पहले जिक्र किया कि 2018 में भी यही कुछ नून लीग के साथ हुआ था। अगर तो वो उसको साथ मिला के और बुला लेते उस वक्त के चीफ जस्टिस को और आर्मी चीफ को कि जनाब बताएं ये क्या क्या था और हम फैसला करने लगे हैं, ताकि एक उस वक्त वो वाहिद वक्त था जब सब इकट्ठे हो सकते थे और आइंदा के लिए इलेक्शन शफाफ करने का रास्ता हो सकता। मतलब माजी की तस्वीर भी हो जाती, जो गलती थी वो भी ठीक हो जाती, आप ये कह रहे हैं? ठीक हो जाती। और आज फिर जो हम जहाँ पहुँचे हैं इस पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ा जाए कि हमारे इदारे किस इन्हतात का शिकार हैं, और उसमें सब शामिल हैं। उसमें आप किसी जो आर्गन्स हैं स्टेट के तीनों, और चौथा हम खुद बने हुए हैं कि सहाफ़त भी बड़ा सतून है, मतलब कोई चीज़ रह नहीं गई किसी के पल्ले कि क्या रह गया। अब मैं आर्डीनेंस वैसे मैंने चेक किया तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने अपने टेन्योर में बेशुमार आर्डीनेंस निकाले, शायद 77 जो रिकॉर्ड था तमाम हुकूमतों का। लिहाजा हुकूमतों को आप इस तरह न गिने। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चीफ जस्टिस मोहतरम का अपना एक बयानिया मौजूद था कि आर्डीनेंस सिवाय अशद ज़रूरत के ना आए। अब इसके ऊपर बात होगी जब अगर ये केस लग गया, क्योंकि जिस तरीके से काजी फायदी साहब लगे थे, हसन रज़ा पाशा बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे, फुल कोर्ट से डिसीजन ले रहे थे, फुल कोर्ट ने सही किए या गलत किए हम उसके ऊपर अपने अंदाज में बात कर सकते हैं, लेकिन फ़ैसले वो फुल कोर्ट के थे। अब ये तंग आमद बजंग आमद वाली लड़ाई है इस वक्त। इसमें कोई ये पहलू नहीं देखा जा रहा कि अखलाकी क्या है, कानूनी क्या है, आइनी क्या है, क्योंकि किसी ने भी नहीं देखा। तो बस फिर अब जब मुकम्मल इंसाफ फराम हो रहा है तो फिर जिसका जोर होगा वो इंसाफ फराम करा। चले ये बताएं कि जो कमेटी है इसका इजलास हो पाएगा, चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट जज और चीफ जस्टिस के नॉमिनी एक साथ बैठ जाएंगे, हो पाएगा इजलास मंडे को, कल? देखें ये इसके ऊपर ना कानूनी टेक्निकल राय, आपके पास दोनों बड़े मोअज़्ज़ज़ वकला शामिल हैं, शरारत भी खूब कर लेते हैं, बात भी सारी खूब कर लेते हैं, तो इनसे आप पूछिएगा। लेकिन मुझे नहीं पता 2 रुकनी अगर कल भी मंसूर अली शाह साहब नहीं आते और वो बैठ जाते हैं जस्टिस अमीरुद्दीन खान के साथ और फैसले कर लेते हैं, क्योंकि 63A और ये ऑडियो लीक्स वाला जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की मुबैना ऑडियो या मैसेज वो इमोजी का जिक्र शामिल था और कमीशन बना था जिसको रोक दिया था। तो हमारे यहाँ भी हर चीज़ को रोकने का रिवाज बना हुआ है। अब देखें कल वो क्या फ़ैसला करते हैं, बैठते हैं, 2 बैठते हैं या 3 बैठते हैं। लेकिन वो बाजी भी हमने देखा ना, काजी साहब भी चैम्बर में समातें करते थे और एक्सक्यूज़ कर लेते थे, नहीं आते थे, जो कमेटी इजलास होता था अब्सटेन करते थे उससे। पाजी साहब, क्या लगता है आपको, अगर नहीं आते सीनियर मोस्ट जज तो क्या ऑप्शन होगी चीफ जस्टिस के पास? इजलास हो पाएगा कमेटी का? अगर होता है तो क्या वो एग्जीक्यूट कर पाएगा अपनी पावर को, बेंचेस जो पूरा मामला उसको आगे चला पाएगा? देखिए, जो हुकूमती हलकों की तरफ से निज़ामी साहब बात आ रही है वो ये है कि ख़ास तौर पे रिव्यू वाले केसेस को
जो जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे वो अवॉइड कर रहे थे और उन्होंने 2 महीने 63 की तशरीह वाला जो मामला है जी जी और 2 महीने इस कमेटी को चलने नहीं दिया। ये जो बात हमें सुनने को मिली, तो इस वजह से ये नागुज़ीर हो गया था कि वो चूंकि सारी वर्किंग सुप्रीम कोर्ट की रुक गई थी, तो इसलिए ये हमने ऑर्डिनेंस के जरिए अमेंडमेंट की है। लेकिन अगर फर्ज कर लें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब शामिल नहीं होते तो फिर वो डेडलॉक आ जाएगा। तो एक अजीब सी सूरत हाल बन गई है। अभी आप वो 8 मेंबर्स मस्जिद जज साहबान का जो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो रिस्पांस दिया है उसके हवाले से जो चीफ जस्टिस साहब ने सवालात रजिस्ट्रार पाकिस्तान पे उठाए हैं, तो वो भी अपनी जगह पे आप देखें, उनको भी आप ब्रश असाइड नहीं कर सकते, उनको भी आपको एड्रेस करना होगा और देखना होगा कि ये सवालात कि किस तरह आपने फिक्सेशन की, नोटिस इश्यू किए फेडरेशन को या नहीं किए, ये सारी चीजें भी अहमियत की हामिल हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए मैं समझता हूँ राना साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये जो इस वक्त मारो मारी हो रही है और एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है, और जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का फार्मूला आईने पाकिस्तान में दिया गया है उसकी सरीयन खिलाफ वर्जी पार्लियामान अपनी जगह पे कर रही है, इंतजामिया अपनी जगह पे कर रही है और अदलिया भी विद ड्यू रिस्पेक्ट वो भी अपनी जगह पे कर रही है। तो जब तक ये तीनों इदारे 1 स्टेप डाउन नहीं होंगे और बैठ के मामलात को देखेंगे नहीं, उस वक्त तक मैं नहीं समझ रहा कि ये मामला आगे बढ़ सकेगा पॉजिटिव साइड। आप वकला की सियासत भी करते हैं, बार की सियासत भी करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट पे एक डिवीजन अब नजर आ रही है और बाज़ाहिर हर जगह देखने को मिल रही है, डिस्कस हो रही है, आप हम भी बात कर रहे हैं, इसे बतौर इदारा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान कमजोर नहीं होगा? जी बिल्कुल कमजोर। आपको याद होगा कि जब मिस्टर जस्टिस बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे तो मैं खुद कोर्ट में पेश होके उस वक्त ये रिक्वेस्ट की थी कि 4 साल हो गए हैं वो आपने फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई। बेहतर ये है कि आप इस मामले को फुल कोर्ट बेंच सुने, और अगर फुल कोर्ट नहीं बनाते एटलीस्ट फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें। उन्होंने नहीं की, नहीं बुलाया। काजी फैसल साहब जब उन्होंने ये मनसब संभाला तो उन्होंने पहले दिन ही उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग रखी। अच्छी बात थी और सारे जजेस ने तावन भी किया, वो आए भी और अच्छे अंदाज में। देखिए आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सारे 17 के 17 जज साहबान एक मुत्तफिक हो सकते हैं, नहीं हो सकते। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक का अपना देखने का एंगल है, लेकिन बाय मेजॉरिटी आप एक मीटिंग करके, और इसीलिए आप देखें कि जब से ये फुल कोर्ट मीटिंग हुई है तो एक दूसरे को खतूत लिखने का सिलसिला भी खत्म हो गया। खतूत तभी लिखे जाते थे कि आपको एक्सेस ही नहीं होती थी, चीफ जस्टिस या सीनियर प्यूनी जज की आपस में मुलाकात ही नहीं हो पाती थी कि वो एक दूसरे को अपनी बात पहुंचा सके। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही वाहिद इंस्टीट्यूशन है जिसने अपने आप को अभी भी ठीक करना चाहे तो कर सकते हैं, और अभी भी टाइम है, चीजें बेहतर हो सकती हैं, आप ये कह रहे हैं भी टाइम है। चले अजहर साहब, आप एक तो चले अदालत तो चले गए इस मामले को लेकर, लेकिन क्या लग रहा है कल कमेटी का इजलास हो जाएगा? अच्छा, मैं 2 बातें आपके सामने रख दूं। एक तो हसन रजा पाश साहब ने बड़ा कहा कितने फुल कोर्ट बने हैं। जस्टिस काजी फायसा ने, आप बता दें, इलेक्शन सिंबल वाला केस और उसके बाद कई ऐसे केसेस हैं, कोई फुल कोर्ट नहीं बनाया उन्होंने, बार बार कहा है हम लोगों ने। तो ये जो कहना है ना कि ये हम ख्याल बेंच वाला जो नुक्ता नजर था वो चलता रहा है, वो देखते रहे हम। और जस्टिस काजी फैसला ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो अपनी मर्जी के बेंच बनाए हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले लिए हैं। और मैं भी बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको, ये जो ऑर्डिनेंस आया है ना, ये ऑर्डिनेंस अभी तक नोट पब्लिश नहीं हुआ, अभी 19 तारीख को जारी हुआ है। इतनी जल्दी थी हमारे जस्टिस काजी फाइसा को कि रजिस्ट्रार से कह के फॉरेन कमेटी नॉमिनेट करा दी। और भाई अभी तक तो अभी गैजेट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, पब्लिश नहीं हुआ है। ये एक रिक्वायरमेंट है सारे कानून की, और फिर इतनी जल्दी क्या आपको? तो अच्छी बात नहीं है कि आपको किस बात की जल्दी है? मामला चल रहा है, अदालत तेजी से इंसाफ दे रही है, उस जाने बढ़ रही है, तो आपको ये अच्छा नहीं लगा? सेकंडली हमने देखा ना स्पीकर का लेटर नहीं पहुंचा था तो इलेक्शन कमीशन ने भी वहां पे अपनी वेबसाइट पे सारी वो चीजें जारी कर दी थी उससे पहले ही। नहीं
नहीं मैं देखिए मैं दो बातें बताता चलूं। अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर हसन रजा पाशा साहब। देखें कोई इंप्लीमेंटेशन बेंच नहीं बना जो पहले तारीख में बनते रहे हैं। उन्होंने कहा था चैम्बर में है और चैम्बर में केस फिक्स करने के बाद भाई मेरी एक बात सुनी, अगर चले फर्ज करें चैम्बर में केस फिक्स नहीं किया तो क्या ऑर्डर सेटिस्फाइड हो जाएगा? यानी वो चीफ जस्टिस साहब तो तौहीन अदालत खुद कर रहे हैं। वो कौन होते हैं? वो क्लैरिफिकेशन अगर मांग मिली है इंटरनल क्लैरिफिकेशन, आप इसको पब्लिक क्यों करते हैं? वो इनकी हमेशा से आदत रही है, जब इनके खिलाफ रेफरेंस था तब भी ये खत लिखा करते थे। और यार खुदारा यार सुप्रीम कोर्ट का एक इदारा रहने दें आप। यानी पहले डिप्टी रजिस्ट्रार का खत लीक कराया, इंटरनल क्यों लीक कराई? मैं इसको आज भी मिसकंडक्ट समझता हूं कि जस्टिस काजी फाइजा का खत किसने लीक किया? इनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल हुआ था उस वक्त भी कि जनाब वो जो आपके खाता है वो लीक ही हुआ। किसने ये लीक किया? ये कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं था। अगर मान लें ये पब्लिक डॉक्यूमेंट भी था, साथ या सारे के सारे उठाकर सवाल देख लें, इनका कोई ये काम नहीं है। अब चैम्बर की क्लैरिफिकेशन है ना, जजमेंट तो वही है। कहां लिखा उन्होंने कि उस जजमेंट के अलावा उन्होंने कहा 12 जुलाई की जजमेंट आनी है और उसके लिए इंप्लीमेंट कराने के लिए अभी तक देखे इलेक्शन कमीशन कंटेम्प्ट कर चुका है। ये 3 जो स्पीकर लिखे हैं ये किस कैपेसिटी में लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन को? भाई फैसला और इलेक्शन कमीशन कंटेम्प्ट का नोट मैं बार अब तक को 5 दफा उनको कह चुका हूं कि आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 25 जुलाई को पूछा, 6 अगस्त को पूछा कि बेटर स्टेटमेंट फाइल करें, नहीं फाइल की। उसके बाद लाहौर हाईकोर्ट ने 30 अगस्त को पूछा। इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट मैंने यहां भी चैलेंज किया है। और यहां आखिर में बात करते हुए जो ऑर्डिनेंस है, ये ऑर्डिनेंस 3 बुनियादों पे उड़ जाएगा। पहली तो बात है कि मास्टर ऑफ रोस्टर खुद खत्म किया, अब मास्टर ऑफ रोस्टर फिर बना दिया आपने चीफ जस्टिस को, नंबर 1। नंबर 2 पार्लियामेंट, आप इसके लिए ये काम था आप पार्लियामेंट में लेके जाते। अगर ओवरटर्न करना था तो ऑर्डिनेंस के जरिए आपने कहा कि खुद साबित कर दिया कि ये बदनीति पर मबनी है। आप आर्टिकल 63 का फैसला लेना चाहते हैं अपनी मर्जी का। और दूसरा जो मामला खुद ही बता दिया है हसन रजा पाशा साहब ने कि 2 केसेस जो हैं कि वो सुनाना चाहते हैं। तो अगर ये आपको पता चल जाएगा, और जो हम बात कर रहे हैं मैलिस इन लॉ, मैलिस इन फैक्ट और मैलाफिडी, सारा कुछ सामने आ जाएगा। खुदारा इस इदारे को खराब ना करें। और जस्टिस काजी फैसला के दौर में जितना इदारा खराब हुआ भाई रेफरेंडम करा लें आप, आज वोकला को इकट्ठे कर ले, आपको बताएंगे सारे कि वोकला जितना सुप्रीम कोर्ट बार कोर्ट खराब या टार्निश जस्टिस काजी फैसला के दौर में हुआ, लेकिन पूरे मामला में वैसे वोकला जो है वो एक बड़ी पाकिस्तान में एक बड़ी तवाना फोर्स अब समझे जाते हैं और आईनी कानूनी मामला में तो यकजा भी दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार वो भी डिवीजन का शिकार दिखाई दे रहे हैं। रान साहब, हम देख रहे हैं कि टाइमिंग बड़ी अहम है। किस तरह अब्सटेन किया या शिरकत नहीं की चीफ जस्टिस ने पहले कमेटी इजलास में, उसके बाद हम देख रहे हैं 14 जो सितंबर का वजाहती बयान आ रहा है या वजाहती जो फैसला आ रहा है, तो टाइमिंग ये बड़ी अहम है हम देख रहे हैं फैसलों के हवाले से और डिसीजन के हवाले से। नहीं, टाइमिंग तो जाहिर है कि मुसलसल अहम होती चली जा रही है। अब जब फैसले पे अमल दरामद तो नहीं हो रहा, और मैंने अगले दिन इस पे एक्स पे ट्वीट भी किया कि जिस तरह मैं 14 मई का कहता था कि इलेक्शन नहीं होंगे, तो मुझे तो इस फैसले पे अमल दरामद होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा। अभी तो खैर चूँकि फ़ैसला तफसील से आया भी नहीं और उसका रिव्यू भी उसके बाद ही लगेगा। अब वो जज साहिबान की मर्ज़ी है, जैसे वो पहले ऑरेंज ट्रेन का आपको पता है स्टे दे दिया, 1 साल गुम हो गए, फिर फ़ैसला महफूज करके 9 महीने गुम हो गए। मैं और आप क्या कर सकते हैं सिवाय तबसरा करने के कि जज साहिबान की मर्ज़ी है कि जब भी तफसीली फ़ैसला लिख दें। बहुत सारे लोगों को था और हम भी कह रहे थे कि नैब का फ़ैसला जल्दी आना चाहिए, चले वो तो अब आ गया, फ़ाइनल हो गया। अब इश्यूज़ यही हैं कि हम बतौर इदारा कोई भी पाकिस्तान का काम क्यों नहीं कर रहा। इस तरफ बैठ के कोई हमने बड़ा रहने नहीं दिया और सबको हमने मतून किया बारी बारी। इसलिए हम सारे मिनासुल कौम एक खड्डे में फंसे हुए हैं, गहराई में गिरे हुए हैं और सिर्फ लोग हम पे हंसते हैं। मैं आपको बताऊं कि वो जो एक बंदे ने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि जो ये हम IMF के पैकेज भी लेते हैं ना, ये कोई मईशत की दुरुस्तगी के नहीं होते। ये वो होता है कि कोई चीज़ टूट गई ना, उसमें टाँका लगा दो। तो हम बस मईशत को भी टाँके लगा रहे हैं और इस मुल्क में भी टाँके ही लग रहे हैं, क्योंकि बैठ के हम कोई मसला हल करने के लिए जा नहीं रहे। हमारा अलमिया है और सुप्रीम कोर्ट उस अलमिया में बराबर की शरीक है। अगर आपको याद हो जब PTI की गवर्नमेंट गई तो उस वक्त तक फवाद चौधरी PTI में ही थे और उन्होंने KP हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा कि ये फ़ौज और अदलिया भी 2 सियासी जमातें हैं। अभी हालिया तारीख में ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि भाई रजिस्टर्ड करा लें आप अपने आप को एक बतौर जमात। तो इतराज़ात सब पे आ रहे हैं ना, और सब ये बात मानते हैं, लेकिन मान के बैठने के लिए तैयार नहीं है। मसला हमारा ये है, ये लड़ाई अभी बढ़ेगी। कल हमें इसके कई
आएंगे। मैं दोनों वकला साहिबान से मादरत से कहूँगा, मुझे दोनों ने, मैंने तो इनकी तरफ कहा था कि ये वादे जवाब दें कि अगर कल वो नहीं बैठते मंसूर अली शाह तो क्या कमेटी की मीटिंग हो सकती है, और होगी तो क्या दो जजेस बैठकर उसको डिसाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इतना फिक्रा कहा कि 2 महीने से उन्होंने मुनीब अख्तर साहब ने रिव्यू नहीं लगने दिए थे। ज़ाहिर है 63 है माशाल्लाह, उन्होंने आइन के अंदर से निकाल दिया, तशरीह करने की बजाय रीराइट इस तरह किया कि उसको ज़ीरो कर दिया। तो अगर वो वापस आता है तो रिव्यू लगना चाहिए था ना, लगा के खुद ही ख़त्म कर लेते उसी वक्त। उस वक्त भी नहीं किया और अब भी नहीं लगने दे रहे थे। तो कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी इस हद तक की जा रही है। तो सब चीज़ें ठीक तो नहीं है ना, आखिर कभी तो ठीक होंगी। चले आप टाँके लगा के ठीक कर लें। ठीक है। अच्छा राना साहब, पाश साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आपसे ये आईनी और कानूनी मामले में एक और भी क्वेश्चन करेंगे। पाश साहब आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे, रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे? राना साहब सॉरी, मैं वो जवाब नहीं दे सका। ये मीटिंग हो सकती है क्योंकि अगर किसी वजह से कोई एक जज साहब नहीं मौजूद तो फिर उनकी जगह पे जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो उस कमेटी का हिस्सा बनेंगे। कमेटी ये हो सकता है, कल इजलास हो सकता है आपको, तो फिर वही मुनीब अख्तर हो सकती है। लेकिन वो अगली ऑप्शन भी वो बता रहे हैं ना जरा। तो ये तो अभी नए ऑर्डिनेंस में तो नहीं लिखा हुआ कहीं पे, ऐसा मैंने तो नहीं देखा। याद अजहर साहब की भी राय ले लें। जी अजहर साहब। नहीं, मैं सिर्फ एक बात कर दूं जी। अच्छा देखें अब जो है ना सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसमें कोरम 2 का है। लाजमी नहीं है कि आप 2 में, मेजॉरिटी जो है ना 3 नहीं आते तो मेजॉरिटी को सामने रख के, या फर्ज करें सीनियर ले लें। अगर सीनियर लेना है तो उसके बाद फिर जस्टिस मुनीब अख्तर आ जाएंगे या जस्टिस याया अफरीदी आ जाएंगे, क्योंकि वो 5वें नंबर के जज जिनको चीफ जस्टिस भी बनाना चाहते हैं, अपना जस्टिस काजी फाइसा, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उनके लिए आर्टिकल 63 इतना अहम है कि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनना है तो उनके चीफ जस्टिस बनना है, उनकी मर्जी के जजेस जाना है, तो उनके लिए तो बहुत अहम मामला है ये। तो वो किसी ना किसी तरह से बेंच बनेगा, वो आप देखेंगे, बेंच सुनेगा। लेकिन हम ऑर्डिनेंस तो मैंने चैलेंज कर दी है, सुबह लगा हुआ है जस्टिस फैसल जमान साहब के पास, और वो भी एक अजीब सा, बड़ा मैं हैरान होता हूं, उन्होंने एतराज लगाया है कि ये फाइल करें आप इस्लामाबाद में। भाई मैं हैरान हूं कि ऑर्डिनेंस पूरे पाकिस्तान के लिए, मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है। नैब ऑर्डिनेंस और इलेक्शन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस दोनों लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा नोटिस भी हुए और बहस के लिए, यानी भरल। चले राना साहब कुछ कहना चाह रहे। जी राना साहब। बस अगर ये बात इसलिए जो अभी कह रहे थे कि ये अमीनुद्दीन खान को 63A लाने के लिए चीफ जस्टिस कर रहे हैं, तो फिर उस वक्त PMLN की जो हमजा शहबाज की गवर्नमेंट थी उसको हटाने के लिए 63A को ज़ीरो किया गया था कि वोट काउंट भी नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त वोट काउंट हो चुके थे और फैसले में उन सबको MPs को उड़ा दिया गया। तो फिर सहूलतकारी तो होती रही है, तो फिर इस पे इतराज आप ये कह रहे हैं उस टाइम हुकूमत बचाने के लिए था, सुप्रीम कोर्ट ने सहूलतकारी की ना उस वक्त, सीधी सुप्रीम कोर्ट ने सहूलतकारी की हमजा शहबाज के खिलाफ, आइन को बदल दिया उनके लिए। कोई सहूलतकारी नहीं है, क्या बात कहेंगे? हम यही कहेंगे कि बिल्कुल सहूलतकारी की सुप्रीम कोर्ट ने, और इतनी की कि आज तक रिव्यू भी नहीं लगने दे रहे। नहीं, मैं जवाब दे देता हूं। चलो जवाब दे लें। देखें मैंने वो केस जो के बहस किया है ना आर्टिकल 63A का, इन्हें शायद अंदाजा नहीं है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में IAS चंद्रीकर और नून 3 जगह बाद दीगरे वजीर आज़म इस तरह हटा दिए गए। तो जुल्फकार अली भुट्टो ने इसमें बड़ा काम किया, और जो मिसाक जमहूरियत है, यानी मिसाल के तो अमानत में ख्यानत कर रहे हैं। आप एक वोट लेके आए पार्टी का और वोट डालें और उसके बाद आपके खिलाफ एक्शन हो, ये तो सवाल ही नहीं। वोट कैसे हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता इस हवाले से। और यही बात थी, यही मैंने बहस की थी वहां पर। और यहां कोई सहूलतकारी नहीं है। री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर माननी है ना, तो जब हमजा शरीफ का हलफ ले रहे थे तो लाहौर हाईकोर्ट ने कहा, लिखा हुआ है सदर और गवर्नर, कहा कि स्पीकर ले ले, उसमें तो कोई बात नहीं करता। मैं वो भी समझता हूं कि री राइटिंग नहीं है, लेकिन अगर देखे री राइटिंग तो वो है जो आइन में लिखा नहीं है। कहां लिखा हलफ लेना था? भाई हलफ लेने के हवाले से अगर ये बातें करनी है तो री राइटिंग ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, हमें भी पता है क्या हो रहा है, लेकिन खुदारा इस मुल्क को आगे लेके जाएं, बैठे आपस में मसाइल का हल करें। इस तरह नहीं चल सकता मुल्क। आदिल, अगर भुट्टो साहब का जिक्र आया तो मैं भी एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। चले जी सुनाए जी, आप भी वाकया सुनाए जी। आपको तारीखी वाकया बता दूं यहाँ पे। वो ये है कि जब 1973 का आइन फाइनल हो रहा था ना, बिल्कुल आखिरी वक्त में, तो मौलाना मुफ्ती महमूद और बाकी जो उनके ज़ुआमा थे जो अपोजिशन में थे, वो एक बात पे अड़ गए और भुट्टो साहब को पीछे हटना पड़ा। वो क्या बात थी
असल लिखा यह गया था कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला करेगी ना, उसे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में फैसला ला के कि अगर वो इंडोर्स कर दे तो ठीक है और ना करे तो वो अपहेल्ड होगा जो पार्लियामेंट का है। लेकिन मौलाना मुफ्ती महमूद और बाकी लोगों ने उस पे ब्लैकमेल किया। इसको लफ्ज़ मैं ये कहूँगा भुट्टो साहब को कि अगर आइन कराना है तो इसको निकालो, सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करो। ये हमारे यहाँ हर दौर में, चाहे वो किसी एक का दौर हो, लफ्ज़ महीनों और सालों में यूं ही बदलते रहे हैं और वो फिर आइनी तरमीम में से निकाल दिया गया और वो पार्लियामेंट को जो मुश्तरका इजलास को इख्तियार देना था वो नहीं दिया गया, वो अदलिया के पास चला गया। इसलिए ये चैम्बरों के वकील भरे पड़े हैं, अपनी मर्ज़ी के सीनियर जज वकील जो हैं जज भर्ती कराते हैं, फिर फैसले लेते हैं। ये क्यों नहीं पब्लिक सर्विस कमीशन और बाकी आज़ाद बॉडियाँ बनाते कि जजों की सिलेक्शन का मेयार भी तो पब्लिक में होना चाहिए ना। ये अपनी चिटबाजी पे क्यों करते हैं? यहीं से तो हमारा निज़ाम अदल नीचे से टॉप पे आ रहा है। जजेस की सिलेक्शन और उस पर जो शफाफियत है, बिलावल साहब भी उस पर इशारा कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं आईनी पैकेज की। हुकूमत एक बार फिर से तैयारी कर रही है आईनी जो पैकेज है वो पार्लियामान में लाने के लिए। रान साहब, क्या लग रहा है कि डेडलाइन से पहले हुकूमत इसको इन तरमीम को पार्लियामान में ले आएगी, टेबल करवा लेगी? अच्छा, मैं अभी चूँकि अदर सदीक साहब ने कहा था कि गज़ट नोटिफाई नहीं हुआ, तो ये फ्राइडे को हो चुका है, 20 सितंबर को। 6 रुपए की कॉपी है। आदिल, मैं आपको भी भेज देता हूँ, ठीक है, तो आप अदर साहब को भिजवा दीजिएगा। आप डायरेक्टली अदर साहब को सेंड करते हैं, आपके बड़े अच्छे दोस्त। अच्छा, बड़ा आसान कर दिया, वो बड़ा आसान कर। 19 तारीख को कमेटी बनी है, 19 तारीख को कमेटी बनी, आपने आसान कर दिया। बड़ा, मुझे भिजवा दे, मेरा सबूत आ जाएगा, मैं सुबह दिखाऊंगा कोर्ट में। ओ भाई, मैंने दे दिया, आप दिखाते रहें, क्योंकि कानून गजट नोटिफिकेशन होना और बात है। 19 को सदर ने साइन किए हैं और 20 को हुआ है लॉ मिनिस्ट्री से ये ऑर्डर हुआ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ये 20 को ही गजट नोटिफिकेशन हो गया और 20 को ही कमेटी हुई। ये ध्यान में रखें आप। 19 मेरा ख्याल है जल्दी में नहीं जा रहे आगे, या इस तरह ही है? कमेटी 20 को बननी है। नहीं, 19 तारीख है राणा साहब, तस्दीक करने में मैं अभी व्हाट्सएप कर रहा हूं आपको। 19 तारीख की बनी हुई है कमेटी भाईजान। 20 नहीं 20 तारीख को ऑर्डिनेंस इशू हुआ है, सदर ने 19 को अप्रूव किया। मेरे पास सारे नोटिफिकेशन मौजूद है, बिल्कुल, मैंने पढ़ लिया। बता देना कि क्या लग रहा है आपको डेडलाइन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने ही ये खबर ऑर्डिनेंस की ब्रेक भी की थी और उसमें लिखा था कि 450 कापियां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट के लिए, गजट उसमें पे 1 में करने के लिए ऑर्डर किया गया है। तो मैंने भिजवाया था अभी और मुझे जवाब आ गया और मैं अभी अपनी स्क्रीन पे भी से चला दूंगा कि ये गजट नोटिफिकेशन हो चुका हुआ है। अब आदिल, आप अपना सवाल करें, क्योंकि अच्छा होता है ना बंदा साथ साथ चीजें। अब बिफोर, मतलब डेडलाइन से पहले टेबल हो जाएगी आईनी तरमीम पार्लियामान में, हुकूमत कामयाब हो जाएगी? देखें, डेडलाइन आप किसको कह रहे हैं? 25 अक्टूबर को? 25 अक्टूबर डेडलाइन है या कुछ और कह रहे हैं? 25 अक्टूबर, ठीक है। तो इसमें अभी बहुत टाइम है, अभी 25 अक्टूबर में बहुत टाइम है, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होने जा रहा है, आपकी और हमारी उम्मीदों के बरक्स होने जा रहा है। ये पाकिस्तान है ही वो, मैं तो बोलता और लिखता भी हूँ, अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा जिथे लगदा उथे ला। ये आइन शाइन किसको कहते हैं भाई? यहाँ ना इमरान मानता था, ना आज की गवर्नमेंट मानती है। मतलब जब जो दिल करता है वो स्पीकर से फैसले करा लेते थे, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो जाती थी। यहाँ पे कौन किसी की टेंशन को मानता है? नहीं, मुझे चाहिए है ख्वाजा आसिफ को डाल दो जेल में, इनका सिटिंग DGFIA अपनी यूनिफॉर्म में कह के चला गया कि मुझ पे क्या प्राइम मिनिस्टर शोर डाल रहे थे। किसका कानून, कौन सा आइन जी? यहाँ जिसका जोर है उसका कानून है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपको आदिल भाई यही बता रहा हूँ। ये बिल्कुल अब कल जो एक लग रहा है, वो जो आप जो कह रहे हैं कि सरप्राइज आएगा, उस सरप्राइज में क्या कुछ होगा, मतलब पहले से कितना मुख्तलिफ होगा? परसों ट्रिब्यूनल लग रहे हैं पंजाब के, उसमें भी सारों को हकीकतें मिल जाएंगी। बड़े लोगों ने, मेरे पास सबके ट्वीट महफूज हैं, जिन्होंने कहा था पता नहीं क्या हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये कह दिया, वो कह दिया। परसों जब केस लगेगा पता लग जाएगा, सब कुछ स्मूथ है। चले, मजीद क्या कुछ है उसमें ये भी बता देना चाहिए। मजीद आप इनसाइडर बहुत सी आपके पास होंगी डेफिनेटली, मजीद क्या कुछ होगा जो पार्लियामान में आईनी पैकेज आएगा उसके अंदर? नहीं देखें, अब वो आईनी पैकेज तो अब आ रहा है ना, ठीक है। अब उसके अंदर जुजियात भी तय होंगी और कोई चीज़ छुप के तो नहीं ना होनी, ऐसा नहीं होता। ये जो शोर मचा है ना, वो आप कहें कि किसी एक कमान के ना होने की वजह से शोर मच गया, वरना हमेशा मुज़ाकरात पसे पर्दा ही होते हैं।
बातचीत फाइनल होने के बाद ड्राफ्ट आता है और वो ड्राफ्ट वही कहलाएगा जो कैबिनेट अप्रूव करेगी। पहले वो मुसवदा है, आप उसको कोई भी पेपर कह लें, कानूनी बिल का ड्राफ्ट वो होता है जो कैबिनेट अप्रूव करती है और फिर उसे पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। और वो जब पेश होगा तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वकला बैठे हुए हैं अंदर, आपको पता है ना, बैरिस्टर गौहर मौजूद हैं। क्या उनको वो सेमीकोलन और ओमिट और डिलीट का नहीं पता कि क्या लिखा गया और क्या नहीं लिखा गया? ऐसे ऐसे चंद मिनटों के अंदर लोग ले आएंगे, कोई चीज़ छुपने नहीं देंगे कि वो कोई गवर्नमेंट छुपा के कोई छू मंतर कर लेगी। सामने होगा, लोग वोट करेंगे, 224 एक तरफ चाहिए होंगे, 64 एक चाहिए होंगे। जो सहूलतकारी 1.5 साल ये पूरा हो जाएगा, दोनों नंबर पूरे हो जाएंगे दोनों ईवानों में, 224 भी और 64 भी पूरे हो जाएंगे। पर देखें, अब जब वो 63A कल अगर कमेटी फैसला कर लेती है, क्योंकि इस नए ऑर्डिनेंस से पहले भी ये 63A रिव्यू में मौजूद था कि इसको लेके आना है, वो ट्रिब्यूनल का तो अलग था, ये ऑडियो वाला भी बड़ा अहम केस है जिसको दबाया गया, रोका गया कि इसको नहीं चलने देना, तो वो भी अब खुलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें और भी आएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत पहले माइंड बना ले कि 63A की जो तशरीह है वो इसी नौयत की होगी ताकि हुकूमत को बेनिफिट मिले। जो लोग जज बन के किसी के सहूलतकार बनते हैं, मेरा ख्याल है तश तज़बाम होना चाहिए सबको। कपड़े जो गंदे हैं वो भी बिल्कुल चौराहे में धुलने चाहिए और एक शफाफ अमल की तरफ आगे जाना चाहिए। क्योंकि सिद्दीक साहब, वक्त कम है, मुकाबला तेज है आपके सामने और यही लग रहा है कि 63A की तशरीह जो है हुकूमत को बजाय ये लग रहा है कि वहीं से रिलीफ मिलेगा। मौलाना नहीं मान रहे, प्लान भी यही है बिलावल भुट्टो जिसका तस्करा कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं राणा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक तो वाकई वो 20 तारीख का है और लेकिन 20 रात तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था, गैजेट नहीं हुआ था। मैं इंतज़ार रखूँगा कि ज़रूर नोटिफिकेशन दे देंगे, लेकिन मैं अपनी तस्दीक कर लूँ, 19 नहीं है, वो 20 के लिए था। अब आते हैं, राणा साहब ने सारी गेम ही ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा इस मुल्क में कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं। मैं उनके लिए एक और तस्दीक करता चलूँ कि जो ऑडियो टेप वाला मामला है वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब सुन रहे थे, तो उसमें वो सुन रहे हैं, उन्होंने स्टे किया, वो तो रिकॉर्ड के ऊपर है। यानी आप वो ऑर्डर भी कहेंगे तो मैं ऑर्डर भी शेयर कर दूंगा। आगे आ जाए, खुद ही बता दिया उन्होंने कि 63 आड़े आ रहा है। दिल खलील जिब्रान का जब दिल करता था वो कुछ और कह देते थे, यहाँ कुछ और कह देते थे। यहाँ लीगल जुरिस्प्रूडेंस वो आपको फैसला याद नहीं? एक मैं बता दूं आपको राणा साहब, शऊर और लाशऊरी कैफियत में फैसले दे देते हैं, आपको पता है ना वो शऊर और राणा साहब मैं बता दूं, मैं जवाब दे देता हूं, मैं जवाब दे दूं ना आपको राणा साहब, मैं जवाब दे दूं। मैं पूरे अब केसेस रख लीजिएगा मेरे साथ और मैं चैलेंज कर रहा हूं, एक एक केस डिस्कस कर लेंगे, कौन सा कानूनी है, कौन सा कानून से हटके है। जस्टिस काजी फाइसा के दौर में कहां कहां आइन और कानून टूटा है मैं बता दूंगा आपको, एक एक बता दूंगा, और वहां भी साबित करना है कि कहां आइन और खलील जिब्रान का लिख देने से क्या आइन टूटा है या कानून टूटा है, या मिसाल के तौर पर पिटी दी नेशन लिखने से कानून टूटा या आइन टूटा है। ये छोड़ दें इस बात को, जो आपने बात कहनी वो काफी क्लियर कह दी है आपने कि फैसले कहां होते हैं, किसने करने हैं, किसने मामला सारे देखने हैं। पीपल्स पार्टी शुरू हो जाती है इफ्तिखार चौधरी से और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साकिब निसार से, वो तो हर कोई अपने तौर पे बताएगा कब कब आइन टूटा, कब कब तशरीह गलत हुई, कब कब मामला किस तरफ गया। देखिए ना देखिए आदिल नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, पूरे कौम के लिए आईनी पैकेज किसके लिए ला रहे हैं? सियासी जमातों अपने लिए। यानी वो कितने केस हैं? 5, 6, 7, 8 या 9, 10 केसेस के लिए। खुदारा जो कौम के साथ जुल्म हो रहा है उसके लिए बताया आईनी पैकेज क्या लेके आ रहे हैं आप? कोई आईनी पैकेज नहीं है उसके लिए। ये सिर्फ एक लड़ाई है, इक्तदार की जंग है। यानी अपनी हुकूमत कैसे बचानी है। यानी इस हुकूमत की बका इसमें है कि जैसे काजी फाइसा रहे, सिकंदर सुल्तान राजा रहे, उठा के देख ले आइन सारा। यानी वो 3 एक्सटेंशन को बचाने के लिए ये सारा आईनी तरमीम हो रही है। अजहर सिद्दीक साहब ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौरे हुकूमत में शेर अफगर नियाजी साहब के जो फर्जंद हैं अमजद नियाजी साहब, उसके साथ साथ सैयद फखर इमाम साहब, इन्होंने भी तो एक इसी नौयत का मामला लेके आते थे जजेस की उम्र बढ़ाने के लिए, और उसके बेनिफिशियरी कौन होने थे? खोसा साहब। तो ये मामला तो आपके दौरे हुकूमत में भी चलते रहे ना। नवाज शरीफ के पास जेल में भी कोई मिलने गया था इस पे वोट लेने के लिए, नहीं लेकिन हुआ नहीं ना, हरियाणा गए थे। लेकिन नीयत तो थी ना आपकी, कोशिश तो की, अटेम्प्ट को की, सवाल प्लान तो था, दिमाग में तो था। ये तो आईनी यानी वहां एक आम बिल ले आए तो क्या फर्क पड़ता है, और यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज ले आए हैं आप। आपकी माइंड क्लियर हो गया, आप तरमीम करने जा रहे थे, हमने वो हमारा कोई मेंबर करता रहा, उनका अपना मामला है। आप ये बताएं कि हम इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज लेके आए जो किसी को पता नहीं। चले ठीक हो गया। हसन रजा पाशी साहब, इस्लाहात की जरूरत तो है, जजेस के हवाले से देखिए, उनकी तैनाती अपॉइंटमेंट के ऊपर बिलावल भुट्टो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर, पहले भी होता है, पहली बार नहीं है। तो ये आईनी पैकेज में कंसल्टेशन के साथ तमाम जो स्टेक होल्डर हैं ऑन बोर्ड करके कोई ऐसी सिफारिशात मुरतब होनी चाहिए ताकि जो आला अदलिया है कम अज़ कम इस पर तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, सियासी जमातें हैं, कौम है, कम अज़ कम उसको एतमाद हो।
बिल्कुल। देखें, जो आईने पाकिस्तान है वो एक लाइव डॉक्यूमेंट है, और इसमें अमेंडमेंट वक्त के साथ साथ और इर्तकाई मराहल जब तय होते हैं तो मुमकिन हो सकती है, बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद होती है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप पर्सनल स्पेसिफिक कोई अमेंडमेंट या कानून साजी पे ऑब्जेक्शन करते हैं, तो दूसरी तरफ जो ऑब्जेक्शन होता है वो भी पर्सनल स्पेसिफिक ही होता है। दोनों एक दूसरे की जिद नहीं है, बल्कि मुमासलत है दोनों में। बात आ गई इस पैकेज की। इसमें हमें जब ऑन बोर्ड लिया गया, पाकिस्तान बार कौंसिल को, सुप्रीम कोर्ट बार को और वकला की मुंतखब क़यादत को, उस वक्त जो तारड़ साहब ने हमें मुसवदा दिया, वो हमने देखा एक कमेटी बन चुकी है वकला की मुंतखब क़यादत की। वो हम डिलिब्रेशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह इस वीक के एंड तक हम उनको अपनी प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स दे देंगे। लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो वकला के मुतालबे पे उस पैकेज का हिस्सा बनाई गई हैं। मसलन मैं सिर्फ एक पेश करता हूं आपके सामने कि जो तरमीम की गई है आर्टिकल 185 सब क्लास 4 में, उसके दो प्रोविजो हैं। एक है कि अगर कोई भी क्रिमिनल अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाउंड है कि विद इन 12 मंथ्स उसका फैसला करे। और ये अमेंडमेंट होने से पहले, ये सेकंड प्रोविजो बता रहा हूं, जो अपीलें क्रिमिनल अपील्स फाइल हो चुकी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाबंद होगी कि विद इन 24 मंथ्स उनका डिसीजन करे। देखिए, मैं अजहर सदीक साहब, हम प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, क्रिमिनल अपील्स हमने फाइल की हैं, कई हमारे क्लाइंट्स सिर्फ बाहर आ गए हैं लेकिन उनका केस नहीं लगा, और जब केस फिक्स हुआ तो उस वक्त वो इन्फ्रेक्चस हो गया। डेथ सेल में जो कैदी हैं, आप देखिए, एक दिन डेथ सेल में नहीं गुजारा जा सकता। हो सकता है कि केस फिक्स हो और बरी हो जाए, तो आप 10-10, 12-12 साल उनका केस नहीं लगता और वो डेथ सेल में सड़ते रहते हैं। तो ये चीजें देखिए, ये हमारे मुतालबे पे आई हैं। लेकिन आप तो ये सुप्रीम कोर्ट लेवल की बात कर रहे हैं ना, लोअर जुडिशरी में 27 लाख मुकदमात जो हैं ज़ेरे समाअत हैं, वहां भी खासा डिले है, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट में 60,000 है। जी निजामी साहब, मैं अर्ज करता हूँ, देखें, ये जो तरमीम में एक तरमीम है और कोई बता देने के, अब ये बोल रहे थे तो मैं खामोश था। अब इजाजत अगर साहब कह रहा हूँ कि 54 तरमीम में एक तरमीम बता दी आपने, अब बाकी 53 तरमीम भी बता दें कौम को, वो भी समझ आए। ये आपकी बहुत खूबसूरत आदत है कि आप चीखते चलाते हैं और किसी दूसरे को मौका नहीं देते। प्लीज भाईजान, मुझे बात करने दें। पूरा मौका दिया ना आप 53 तरमीम को डिफेंड कर रहे हैं। फिर वही बात, मैं ये पूछ रहा हूं कि आप 53 तरमीम को डिफेंड कर रहे हैं, ये बताएं कौम को। आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? एंकर वो बैठे हैं निजामी साहब, इनको एंकर रहने चले मुकम्मल करने जी, पाशा साहब मुकम्मल कीजिएगा जी प्लीज। हसन पाशा साहब, बातों को डाइवर्ट ना करें, खुदारा बातों को डाइवर्ट ना करें। आप बताएं, एक तरमीम बता दिया, बाकी तरमीम बता दें कौम को क्या है। चले यहाँ मैं यूं बता देना निजामी साहब। चले अजहर सदीक साहब का जो सवाल है, चले मैं भी आपसे कर लेता हूं। ये सवाल है, आप इसको बता दीजिए, बाकी जो तरामीम है उसमें कहाँ इनपुट दी आपकी बार काउंसिल्स ने, वकला बरादरी ने? मेरी अर्ज सुने सर, मेरी अर्ज सुने। देखें, जुडिशल कमीशन में तब्दीली की हमने की। हम बार काउंसिल्स ने ये तजवीज दी थी कि आपने जो पार्लिमानी कमेटी है इसको बिल्कुल रिडंडेंट करार दे दिया है, और प्रैक्टिकली उसकी सिफारिशात पे कोई अमल नहीं होता, उसको फंक्शनल बने। हालांकि पार्लिमान सुप्रीम है और उसको थोड़ा नहीं रहने दिया, ठीक है, छोड़ दें। सुप्रीम पीटीआई है और अजहर सदीक है। मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि ये तरमीम कि उसको फंक्शनल करना है, वो हमारी तरफ से, यानी बार काउंसिल्स की इंट्रा प्रोविंशियल कमेटीज की मीटिंग हुई, तमाम सूबाई बार काउंसिल्स ने अपने जो मुतालबात थे उनमें ये बात लिखी हुई थी, उस पे ये अमल हो रहा है। देखिए, 100% हम ये नहीं कहते कि ये हमारी मुतालबात पे अमल हुआ, लेकिन जब एक मुसवदा आया है और ओपन फॉर ऑल है, बहस और तमीज हो रही है, तो उसमें हम अपनी बात करेंगे कि यहाँ से आपने गलत किया है।
अब ये कह देना कि सारे का सारा पैकेज, अब हमने बड़ा जजेस की जो तैनाती है खसूसन इसका बताएं, ये बड़ा अहम मसला है जी। वहीं से मामला, फसाद की जड़ ही वहीं से है। मेरा जज तेरा जज, तो जज जो है उसको अपॉइंट करने का जो तरीकाकार है, उसकी जायदादें कितनी है, किस पार्टी से किस तरह एफिलिएशन रही हुई है उसकी, ये सारी जो चीजें हैं चेक करने के लिए बाहर जो है इस हवाले से क्या कहती हैं? मैं अर्ज करता हूं, ये जो 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट बार में तशरीफ लाए तारड़ साहब, तो मैंने खुद इस चीज का एतराज किया कि ये जो आपने सनसेट क्लॉज दी है कि आईनी कोर्ट का चीफ जस्टिस फर्स्ट टाइम जो इंतखाब होगा वो स्पीकर कौमी असम्बली 8 मेंबरान कौमी असम्बली पे मुश्तमिल कमेटी बनाएंगे, वो तजावीज देंगे और एक नाम फाइनल करके प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे और प्राइम मिनिस्टर सदर पाकिस्तान को भेजेगा। इस पे हमने एतराज किया कि इसमें स्पीकर का और 8 मेंबर्स का कोई रोल नहीं होना चाहिए। हमने इसको हमने कंडेम किया। ये बात नहीं है। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि सिर्फ हर चीज को आपने पॉलिटिसाइज करना है और हल कर देनी है, ये मुनासिब नहीं है। तो जजेस की जो तैनाती है रान साहब, इसमें क्या होना चाहिए? शफाफियत बड़ी अहम है उसके लिए। बिलावल साहब भी बात कर रहे हैं, अभी भी जो मुगला है वो भी सिंपल सी बात है जी, जजों को चीफ जस्टिस साहिबान की चिटों और चैम्बरों से आज़ाद करें। सबसे पहले इस लाहौर हाई कोर्ट से निकालें, सिविल जजों की भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले करें। उसके बाद जजों के लिए जो नाम हाई कोर्ट में आते हैं, जिस भी हाई कोर्ट में आते हैं, सब के नाम पब्लिक करें कि उसने अपने अपने क्लाइंट को कब बेचा। उसने बड़े वकील ने पैसे लिए और छोटा भेजा, वो सारे दरखास्तें देंगे। जिनको सुप्रीम कोर्ट ला रहे हैं तब भी पब्लिक से पूछें कि ये इंसाफ की दुकान किस किस ने लगाई थी, लोग बताएंगे। और फिर आधे लोग कहेंगे उस बुढ़िया की तरह जिसने जज की तरफ कहा कि मैं इधर भी दस्ता इधर भी, उन्होंने कहा मेरे हल ना आई, ये कहेंगे हमें जज ना लगाना। किससे सुना देंगे? हमारे जज रिटायर हो के भी बताते हैं। अभी एक लाहौर हाई कोर्ट के जज रिटायर हुए हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उमर चीमा को बताया कि किस भाव बिकती है कहानी। यकीन मान लें, ये जजों और चैम्बरों और बारों से निकाल दें वो जजों की भर्ती, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मुल्क ठीक हो जाएगा जब ये किसी चैम्बर, ये किसी वकील, ये किसी ग्रुप के ज़ेर असर नहीं आएंगे। अदलिया तभी आज़ाद होगी, ये वकीलों के साथ नहीं होनी आज़ाद। ठीक है अजहर सिंह साहब, किस तरह तैनाती कैसे हो ताकि शफाफियत हो उसके अंदर? या डिग्रीज के मामले आते हैं, जायदादों के मामले आते हैं, शफाफियत कितनी ज़रूरी है और कैसे उसको यकीनी बनाया जाए? जब आप पार्लियामेंट पे छोड़ देंगे, पार्लियामेंट में जिस मेजॉरिटी है, तो भाई जब मेजॉरिटी उसकी है तो फिर वही होगा जो होना है। अभी भी जुडिशियल कमीशन के अंदर इस वक्त हुकूमत वक्त की मेजॉरिटी है, तो जजेस तैनात करते हुए उनकी मेजॉरिटी है और उनकी मर्जी के जजेस तैनात हो रहे हैं। आप अगर वाकई चाहते हैं मेरिट पे लाने के लिए, तो मेरिट पे लाने का ये तरीका नहीं है। मैं मैंने पिटीशनर को सपोर्ट करता रहा कि इसके लिए बकायदा रिटन टेस्ट हो, एग्जामिनेशन हो, फिर जजेस आए और उससे आप बहुत रिफाइंड जजेस देखेंगे आप। लेकिन ये जो सियासत हो रही है ना, यानी हमारे भाई कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर भैया अच्छी तरमीम है ये आर्टिकल 185 के तहत, मैं तारीफ करता हूं, लेकिन बाकी मैंने 54 की 54 तारीफें पढ़ी हैं। 2% 54 में से 2% 2 तरमीम को आप कहें कि जनाब अब बड़ी जबरदस्त तरमीम है। सारी की सारी तरमीम का मकसद इस मुल्क में डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करना है, इस मुल्क में जमहूरियत को कमजोर करना है। तमाम सियासी जमातें इकट्ठी बने और कंसेंसस के करें साथ तरमीम। ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड पर रख के आपके अपनी मर्जी से तरामीम होगी। आप कंसेंसस के लिए राजी हैं, हुकूमत के साथ डायलॉग के लिए राजी हैं? ये मुसवदा अगर आपसे शेयर किया जाता है तो बैठ के बात करने के लिए राजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए मैं उसकी मैं बड़ी सिंपल सी बात कि उसके लिए भी किसी और जगह जाके बात करेंगे, क्योंकि आप मुज़ाकरात किसी और से करना चाहते हैं, बात किसी और से करना चाहते हैं। सब बना दिया ना, बैठिए उनके साथ। और अभी तक अगर उन्होंने करना होता, नवाज शरीफ खुद आईनी पैकेज पास कराने पहुंच गया वहां। आप जरा गौर तो करें, यानी वो घर चिल्ला काट रहे थे, वो आईनी पैकेज पढ़ाने के लिए खुद पहुंच गया। वो खुदारा यार, कौम से माफी मांगे पहले, को थोड़ी सी शर्म और हया हो के जनाब ये नहीं हमने गलती की। 6 महीने लगाए थे 18वीं तरमीम को पास होने के लिए, 8 महीने डिलिब्रेशन हुई। आप फिर कह रहे हैं महीनों के अंदर इस तरमीम को कम से कम 5-6 महीने इन तरमीम पर डेलिब्रेशन हो, गुफ्तगू हो, उसके बाद सोचें। ये नहीं कि जस्टिस काजी फाइसा को फेडरल कोर्ट का चीफ जस्टिस लाने के लिए आपने डेडलाइन सही बताई 25 अक्टूबर, उससे क्यों करना चाहते हैं आप?
आप इसको लेके जाएं, दिसंबर तक लेके जाएं, 6 महीने टाइम दें, आपके डेलिब्रेशन हो, और उसके बाद तरमीम पे जो तरमीम अच्छी होंगी हम भी साथ देंगे इनका। लेकिन अजहर सिद्दीकी साहब, ये भी तो है ना कि आपके लीडर जो है वो जेल से कह देते हैं जनाब फलाने जज फलानी डेट को चले जाएंगे, उसके बाद ये गवर्नमेंट सस्टेन नहीं कर पाएगी, मुल्क नए इंतखाबात की जाने बढ़ेगा। चले भी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इसका जवाब लेते हैं, एक ब्रेक के बाद जवाब लेते हैं, प्लीज ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं इसराइली अखबार की यरूशलेम पोस्ट। उसमें बानी पीटीआई के हवाले से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जिसके बाद एक नई बहस जो है उसका आगाज़ हो गया है। हुकूमती वुज़रा इस हवाले से इज़हार ख्याल कर रहे हैं। अहसन इकबाल ने आज इस हवाले से क्या कहा, मुलाहिज़ा कीजिए। मैंने तो मौलाना साहब की जुबानी ये सुना कि इमरान खान इसराइल की लॉबी का एजेंट है, और उस बात को मान लिया। लेकिन अब मैं उन से भी दरखास्त करूंगा कि ये जो सबूत अब सामने आ गए हैं, आपका भी फर्ज है कि आइए हम मिलकर इस ज़ायनिस्ट एजेंडा का मुकाबला करें। पाकिस्तान में अदलिया के अंदर भी वो लोग जो एक सियासी एजेंडे से अदलिया की बदनामी का बायस बने हैं, उन्हें भी अब होश के नाखून लेने चाहिए कि वो किसकी हमायत कर रहे हैं, कि वो शख्स जिसकी पोस्ट के ऊपर ज़ायनिस्ट लॉबीज पाकिस्तान को हाईजैक करने का प्लान बना रही हैं। ये आपने अहसन इकबाल साहब को सुना, बानी पीटीआई के हवाले से क्या कह रहे हैं। इसराइली अखबार ने एक जो आर्टिकल पब्लिश किया उसके ऊपर रद्द अमल दे रहे हैं। अजहर सिद्दीकी साहब, क्या लगता है आपको इसके ऊपर? एक तो रिस्पॉन्ड भी कीजिएगा, सेकेंडली कि मौलाना से दूर करने की कोशिश है, क्योंकि उन्होंने इजहार किया कि मौलाना तवातुर के साथ बानी पीटीआई को इसराइल के साथ जोड़ते रहे, एजेंट करार देते रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हम बैठते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम इसमें कसम खाने के लिए भी तैयार हैं कि आपने इस तरह कोई इसराइली एजेंडा नहीं, ना भारत को ताल्लुक ना को लेना। ये जो एजेंडा आज नहीं याद आया, ये 2022 से जब देखा कि हर काम खत्म हो गया, साइबर खत्म हो गया, इद्दत खत्म हो गया, बातें जा रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नाम लिया मौलाना का। मौलाना आपके बारे में क्या मौकफ रखते रहे हैं, इस पर जरा फरमा देना। क्या दूर करने की कोशिश है कि मौलाना और आपकी कुर्बतें बढ़ ना जाए? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, लेकिन हमने सारे काम के लिए, अब मौलाना साहब को भी पता है कि इसराइल के करीब कौन है, या तो उनको पता ना हो। और बातें देखिए, वो कई दफा बातें होती रही है, देखिए वो सियासी बातें चलती रहती हैं, असूलों पे लड़ाई है। और ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन हराने के लिए कि हम कहीं ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन ना जीत जाएं, इसको जरा बात को समझिएगा। इसके पीछे पाकिस्तान का इशू नहीं है कि जो ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन है, इमरान खान इस वक्त नंबर 1 पे चल रहा है, उसको रोकना कैसे है? पहले वो यूक्रेन की कोई लेडी का बनाया गया एक ब्लॉग, वो ब्लॉग कुछ ना कर सका, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। पैसा हम देख रहे हैं, पहली बात की अजहर साहब से कि बानी पीटीआई जेल से कह रहे हैं फलानी डेट को एक जज चला जाएगा, उसके बाद हुकूमत जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, मुल्क नए इंतखाबात की जाने पड़ेगा, तैयारियां शुरू कर लें। तो ये तो आने से पहले ही जो नए चीफ जस्टिस हैं उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश नहीं है? बिल्कुल, ये ना सिर्फ कोशिश है बल्कि इसमें कामयाब भी हो चुके हैं। आप देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो पेनाफ्लेक्स हैं वो उठाए हुए हैं, उनका मुतालबा किया जा रहा है। मैं इस पहले भी कई प्रोग्राम्स में ये कह चुका हूँ कि खुदारा उनको पोलिटिसाइज ना करें। बहुत अच्छे जज हैं, पाकिस्तान के बहुत अच्छे जजेस में उनका शुमार होता है सैयद मंसूर अली शाह साहब। उनकी जजमेंट्स उठा के देख लें, बड़े कॉम्पिटेंट है। लेकिन जब आप उनको अपने ऑफिशियल पेज पे उनका गाउन में पिक लगा देते हैं और साथ लिख देते हैं कि हमें इनके अलावा और कोई मंजूर नहीं, सर बात ये है कि इनको कम अज कम ये सोचना चाहिए कि इनके इस हरकत की वजह से उनका कितना नुकसान हो रहा है। क्यों कंट्रोवर्शियल बनाते हैं? नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, या इससे पहले माजी में भी जो कुछ होता रहा उसको भी कंडेम करना चाहिए कि ये जजेस को आप अपने साथ ना खड़ा करें। जजेस को आप उस डिस्टेंस तक रखें जहां तक वो रहना चाहते हैं और जहां पे उनका डिस्टेंस होना चाहिए। आज ये मेरा जज है, ये तुम्हारा जज है, ये नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये जुडिशरी को मिलाइन करने वाली बात है और इसको सख्ती से पॉलिटिकल लीडरशिप का ये जो है वो ड्यूटी बनती है कि वो अपने
अरकान को इस बात से रोकें, अपने फॉलोअर्स को मना करें कि आप जजेस को आप इसमें शामिल ना करें। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आपको ये कहा है कि ये मुतालबा करें कि मेरा नोटिफिकेशन जारी करें चीफ जस्टिस का? बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ बैठ के विद कॉन्फिडेंस ये बात कर रहा हूँ कि कभी भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कहा होगा कि मेरे लिए ये कैंपेन चलाएं। जब आप किसी जज के लिए कैंपेन चलाते हैं तो ठीक है, उसके वो लिए सीनियर मोस्ट है, वो बिल्कुल सही है, डिजर्व अगली पॉइंट उन्हीं की होना है आईने पाकिस्तान के मुताबिक, बिल्कुल इस तरह। अच्छा अजहर साहब, ये देखें ना, वो सही कह रहे हैं ना, फिर जो ख्वाजा साहब है उनको मौका मिलता है कि जजेस अपनी सियासी जमात बना लें, इलेक्शन लड़ लें, तो ओपोनेंट को मौका तो आप खुद देते हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, ये रोकना चाहिए था पहले। 87 दिन पहले जो है ना नोटिफिकेशन आ गया था जनाब जस्टिस काजी फाइसा का, नवाज शरीफ, मरियम सफदर, ये सारी बातें करते हैं। हमने ऐसी कोई बात नहीं की। हम बात कर रहे हैं सीनियर मोस्ट की। सीनियर मोस्ट आर्टिकल 175 3A में लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस सईद मंसूर अली शाह है, और मैं बहसियत वकील भी ये बात करता हूं, ये उनका राइट है, उनका हक है। वो यानी उसको कोई बीच में बैठा कोई सोशल मीडिया पे अपने लेके जले खुदा रहा, यानी हम इस बात को सपोर्ट नहीं करते, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ वो सियासी बात क्या है? सियासी बात ये है कि जस्टिस काजी फाइसा ने जितने केसेस सारे साथ लगाए हैं उन्होंने हमारे खिलाफ बातें की हैं। समाअत के दौरान आपको लगता है आपके खिलाफ बातें की? चलें जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब मौजूद थे, अजहर सदीक साहब और हसन रजा पाशा साहब इस पर कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।